सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतलाम। क्लास 11th और 12th के लिए विषय है हिंदी और पुस्तक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। और आज हमारा विषय है, टॉपिक है टेलीविज़न। तो आप जनसंचार के एक प्रमुख साधन टेलीविज़न के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। यह जनसंचार मास कम्युनिकेशन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ आप चित्र देख रहे हैं जो पुराने समय में प्रचलित थे। जब टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी तब इस प्रकार के टीवीज यहाँ पर प्रचलन में थे। यहाँ पर भी यह पुराना तरीके का टीवी है और यह आधुनिक स्वरूप में है, एलईडी टीवी जो हम आजकल देखते हैं। यहाँ पर भी आपके समक्ष आधुनिक स्तर पर टेलीविज़न दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं टेलीविज़न की जानकारी। टेलीविज़न जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम बन गया है। प्रिंट मीडिया के शब्द, रेडियो की ध्वनियों के साथ जब टेलीविज़न के दृश्य मिल जाते हैं तो सूचना की विश्वसनीयता कई गुना बढ़ जाती है। अर्थात जब आप देखते हैं कि उसमें शब्द भी होते हैं, ध्वनि भी होती है और जब उसमें दृश्य भी मिलते हैं तब सूचना की विश्वसनीयता हमारे दिमाग में अच्छे से असर करती है। हम शब्दों के साथ, ध्वनि के साथ और दृश्य के साथ उस सूचना को अच्छी तरह समझ पाते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं। पश्चिमी देशों में रेडियो के विकास के साथ ही टेलीविज़न पर भी प्रयोग शुरू हो चुके थे। 1927 में बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण शुरू किया। प्रायोगिक का अभिप्राय यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यह प्रसारण शुरू हुआ था। 1936 तक बीबीसी ने भी अपनी टेलीविज़न सेवा शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर आप देखिए न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन के बीच में यहाँ टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण हुआ था। भारत की बात कहें, भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत 15 सितंबर 1959 को हुई। यह शुरुआत दिल्ली और उसके आसपास के गांवों में हुई थी, जहां पर कुछ सीमित ही टेलीविज़न सेट्स थे और हफ्ते में मात्र 2 घंटे यहां पर शैक्षिक परियोजना से जुड़ा कार्यक्रम दिखाया गया था। इसका मकसद था टेलीविज़न के जरिए शिक्षा और सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना। उस समय इसका लक्ष्य मनोरंजन करना नहीं था, उस समय मकसद था शिक्षा का प्रचार करना और समाज का सामूहिक रूप से विकास हो सके। इस उद्देश्य के साथ टेलीविज़न का प्रसारण किया गया। यहाँ पर कुछ बिंदु हैं टेलीविज़न के संदर्भ में। 15 सितंबर 1959 को भारत में टेलीविज़न की शुरुआत हुई। यह मुख्य बिंदु आप सदैव याद रखें। आकाशवाणी भवन में ही एक छोटे से स्टूडियो का उद्घाटन किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस स्टूडियो का उद्घाटन किया था। दूरदर्शन के पहले निर्देशक थे शैलेंद्र शंकर और इसका पहला ट्रांसमीटर 500 वाट का था। 1960 में स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण दूरदर्शन से किया गया था। पुनः यहाँ पर देखते हैं 1965 में स्वतंत्रता दिवस से भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ हुआ। हम देख चुके हैं पहली बार भारत में टेलीविज़न का प्रसारण हुआ है 15 सितंबर 1959 को और विधिवत 1965 में शुरू हुआ। 1965 से रोज 1 घंटे के लिए टीवी कार्यक्रम दिखाया जाने लगा। 1975 तक आते आते दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, अमृतसर, कोलकाता, मद्रास और लखनऊ में भी टीवी सेंटर खुल चुके थे। अर्थात बड़े शहरों में टीवी सेंटर खुल गए थे। लेकिन 1976 तक टीवी सेवा आकाशवाणी का एक हिस्सा थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे अलग कर दिया गया और इसका नया नाम हुआ दूरदर्शन। 1984 में इसकी रजत जयंती मनाई गई, अर्थात इसके 25 वर्ष पूर्ण होने पर सेलिब्रेशन किया गया। स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को दूरदर्शन की ताकत का एहसास था। वह देश भर में
टेलीविजन केंद्रों का जाल बिछाना चाहती थी, अर्थात टेक्निकली भारत को स्ट्रॉन्ग करना चाहती थी, ताकि भारत भी टेलीविजन के जरिए शिक्षा प्राप्त कर सके और विकास हो सके, समाज एक सही दिशा की ओर बढ़ सके। 1980 में श्रीमती गांधी ने प्रोफेसर पीसी जोशी की अध्यक्षता में दूरदर्शन के कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक समिति गठित की, अर्थात एक ऐसी समिति का गठन किया गया जो दूरदर्शन के कार्यक्रमों का स्तर, उनकी क्वालिटी को बढ़ा सके। जोशी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमारे जैसे समाज में जहां पुराने मूल्य टूट रहे हों और नए नहीं बन रहे हों, वहां दूरदर्शन बड़ी भूमिका निभाते हुए जनतंत्र को मजबूत बना सकता है। अर्थात जहां पुरानी परंपराएं, मूल्य खत्म हो रहे हों, वहां पर दूरदर्शन लोगों को जागरूक कर शिक्षा के द्वारा, नाटक, कहानी आदि के द्वारा उन्हें एक नया संदेश दे सकता है और इस तरह से लोकतंत्र और मजबूत बन सकता है। उस समिति के मुताबिक जनसंचार माध्यम के अनुसार भारत के दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य होने चाहिए। तो सबसे पहला है सामाजिक परिवर्तन, अर्थात समाज में हो रहे परिवर्तन को किस तरह सकारात्मक दिशा की ओर ले जाया जाए, यह भी दूरदर्शन का एक कार्य था। दूसरा था राष्ट्रीय एकता, देश में एकता बनी रहे, देश एकजुट होकर आगे बढ़े, यह कार्यभार भी दूरदर्शन ने लिया। वैज्ञानिक चेतना का विकास, लोग विज्ञान के प्रति रुचि रखें, विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग करें और विज्ञान को में भी अपने अवसर खोजें, ऐसा दूरदर्शन ने उद्देश्य बनाया। परिवार कल्याण को प्रोत्साहन दिया गया। कृषि विकास, कृषि से, खेती बाड़ी से संबंधित कार्यक्रम भी प्रसारित किए गए ताकि किसान आदि को लाभ हो सके। पर्यावरण संरक्षण की बात उसमें शामिल की गई, अर्थात पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए भी दूरदर्शन ने बढ़ावा दिया। सामाजिक विकास, पुनः हम यहाँ पर देखते हैं, समाज के विकास के लिए, नैतिक मूल्यों के विकास के लिए दूरदर्शन ने अपना उद्देश्य बनाया। खेल संस्कृति का विकास, अर्थात खेलों में लोगों का रुझान बना रहे, खेलों की ओर लोग आकर्षित हो, इसके लिए भी दूरदर्शन ने कार्य किया। सांस्कृतिक धरोहर को प्रोत्साहन, सांस्कृतिक धरोहर जो हमारी संस्कृति की पहचान है, जैसे प्राचीन मंदिर हुए या महल आदि हैं, बगीचे आदि हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। आप जानते होंगे जैसे मदुरई का मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, उड़ीसा का पुरी मंदिर है, या और भी बहुत सारे मंदिर जो हमारी संस्कृति को बताते हैं, उनके बारे में जानकारी देना, लोगों को सतर्क करना, ये सारे कार्य दूरदर्शन ने अपने उद्देश्यों में शामिल किए। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान दुनिया भर के लोगों ने केबल टीवी के जरिए युद्ध का सीधा प्रसारण देखा था और यह एक अलग तरह का अनुभव था। इससे पहले लोगों ने यह फील नहीं किया था। इसके बाद भारत में भी टीवी की दुनिया में निजी चैनल्स की शुरुआत हुई। निजी चैनल्स अर्थात व्यक्तिगत प्राइवेट चैनल्स की शुरुआत हुई। विदेशी चैनल को प्रसारण की अनुमति दी गई और इसके साथ ही भारत में CNN, BBC जैसे चैनल दिखाए जाने लगे, अर्थात दूरदर्शन के अलावा अन्य प्राइवेट चैनल्स को प्रसारण की अनुमति मिली। जल्द ही स्टार टीवी जैसे चैनल्स ने भी भारत केंद्रित समाचार अपने चैनल पर दिखाने आरंभ किए और इस प्रकार भारतीय मीडिया में उन्होंने स्थान बनाया। दूरदर्शन ने देश की सूचना, शिक्षा, मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय सेवा की है, अर्थात दूरदर्शन ने कार्य किया है लोगों को सूचना देने का, समाचार पहुंचाने का, सही समाचार पहुंचाने का, शिक्षित करने का कार्य किया, साथ ही साथ धारावाहिक सीरियल्स के द्वारा भी मनोरंजन करने का काम किया। लेकिन लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रहने के कारण इसमें ताजगी का अभाव खटकने लगा, अर्थात दूरदर्शन पर सरकारी नियंत्रण था और इसी के कारण वह कुछ नयापन नहीं प्रस्तुत कर पाया, उसमें ताजगी अधूरी दिखाई देने लगी और पत्रकारिता के निष्पक्ष माध्यम के तौर पर वह अपनी जगह नहीं बना पाया। यहाँ पर हम देखते हैं पत्रकारिता अर्थात जर्नलिज्म इम्पार्शियल होना चाहिए,
लेकिन जब दूरदर्शन सरकारी नियंत्रण में था तो वह सरकार के इशारों पर ही कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाता था और यही कारण था कि वह इम्पार्शल नहीं हो पाया, उसकी ऐसी कोई निष्पक्ष जगह नहीं बन पाई। अलबत्ता मनोरंजन के एक लोकप्रिय माध्यम के तौर पर इसने अपनी खास जगह बना ली। यदि उन दिनों के सीरियल्स की बात कही जाए तो कई लोकप्रिय सीरियल थे जैसे विक्रम बेताल, नुक्कड़, बुनियाद आदि, और ये सभी लोगों के लिए भरपूर मनोरंजन थे। यहाँ पर हम देखते हैं स्टार स्पोर्ट्स, स्टार उत्सव, स्टार के चिन्ह हैं अलग अलग चैनल्स के। तो उस समय स्टार चैनल ने अपनी जगह बना ली थी भारतीय मीडिया में। टेलीविजन का असली विस्तार तब हुआ जब भारत में देशी निजी चैनलों की बाढ़ आने लगी, अर्थात जब प्राइवेट चैनल्स खुलने लगे तब भारत में ऐसा लगा मानो अनेक चैनल्स की बाढ़ ही आ गई हो। अक्टूबर 1993 में जी टीवी, स्टार टीवी के बीच अनुबंध हुआ, समझौता हुआ और उसके बाद समाचार के क्षेत्र में जी न्यूज, स्टार न्यूज नामक चैनल आए और सन 2002 में आज तक के स्वतंत्र चैनल के रूप में आने के बाद तो जैसे समाचार चैनलों की बाढ़ ही आ गई। हम यहाँ पर पुनः समझ लें, जी न्यूज और स्टार न्यूज नामक चैनल आए थे पहले, और सन 2002 में आज तक यह निजी चैनल आया और इसके बाद तो मानो एक के बाद एक अनेक निजी चैनल आते ही गए, बाढ़ ही आ गई। इस प्रकार भारत में अनेक न्यूज चैनल हो गए थे। यहाँ पर हमने जी न्यूज का चिन्ह लिया है, आज तक का भी, और यह आज तक सबसे तेज। तो सबसे पहला हमारा न्यूज चैनल था जी न्यूज, प्राइवेट चैनल्स में हम कहेंगे सबसे पहला जी टीवी था। जहां पहले हमारे सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन का उद्देश्य था राष्ट्र निर्माण और सामाजिक उन्नयन। सामाजिक उन्नयन अर्थात समाज की उन्नति के लिए कार्य करना, राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करना। वहीं दूसरी ओर इन निजी चैनल्स का मकसद था व्यवसायीकरण करना और लाभ कमाना, अर्थात इनका ज्यादा ध्यान अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। इससे जहां टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता की पहचान मिली, अर्थात जब ये चैनल्स निजी थे, प्राइवेट थे, सरकार का इन पर दबाव नहीं था, तो इन्होंने खुल करके हर तरह के समाचार को प्रकाशित किया, प्रसारित किया, चाहे वह समाचार के सरकार के पक्ष में था या उनके विरुद्ध था, और उसमें ताजगी आई। इस तरह से दर्शकों को कुछ नयापन देखने को मिला, वह पेशेवर हुआ, अर्थात वे प्रोफेशनल हो गए। जितने भी न्यूज चैनल थे वे सभी प्रोफेशनल हो गए। वहीं एक अंधी होड़ के कारण, यहाँ पर यह नकारात्मक बिंदु है, उसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अंधी होड़ के कारण अनेक बार पत्रकारिता के मूल्यों और उसकी नैतिकता का भी हनन हुआ, क्योंकि ये पत्र चैनल्स अपने आप में एक कंपटीशन लगाए हुए थे, जिसके कारण कई बार नैतिक मूल्यों को भी पीछे छोड़ दिया गया, जो कि सही नहीं था। टेलीविजन रिमोट का आविष्कार यूजिन पॉली ने किया था। हम टेलीविजन से संबंधित कुछ बिंदु यहाँ पर दे रहे हैं। भारत का पहला निजी चैनल था जी टीवी। 21 नवंबर के दिन विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। भारत में पहला स्वदेशी उपग्रह इनसेट 1A अप्रैल 1982 में छोड़ा गया था। ध्यान दें, इनसेट 1A 1982 में छोड़ा गया, जिसके कारण राष्ट्रीय कार्यक्रमों का एक साथ प्रसारण हुआ था। अक्टूबर 1983 में इनसेट 1B कार्य कर रहा है। पहले दूरदर्शन महानगरीय संस्कृति के सज्जन वर्ग के मनोरंजन का साधन मात्र था, जिसमें कला, संगीत, नाटक का ही प्रदर्शन होता था। अर्थात पहले दूरदर्शन केवल बड़े शहरों के संभ्रांत सज्जन वर्ग के लोगों तक ही सीमित था, उन्हीं के मनोरंजन का साधन था। लेकिन बाद में धीरे धीरे यह संपूर्ण भारत का अभिन्न अंग बन गया। हमने यहाँ पर कुछ प्रश्न लिए हैं, संक्षिप्त प्रश्न लिए हैं, जो आपको यहाँ सारांश समझने में मदद करेंगे। टेलीविजन में किन किन माध्यमों का मिलन होता है? तो यहाँ पर शब्द भी होते हैं, ध्वनि भी होती है और दृश्य भी होता है। और जब शब्द, ध्वनि, दृश्य मिलते हैं तो वह टेलीविजन का समाचार कार्यक्रम हमारे लिए रुचिकर हो जाता है। विश्व में टेलीविजन कार्यक्रम कब शुरू हुए? उत्तर होगा 1927 अमेरिका में। अगला प्रश्न है, भारत में टीवी की शुरुआत कब हुई
और इसका उद्देश्य क्या था? तो तब भारत में टीवी की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को यूनेस्को की सहायता से हुई थी और इसका उद्देश्य था शिक्षा और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना। दूरदर्शन आकाशवाणी से कब अलग हुआ? तो इसका भी आंसर है 1 अप्रैल 1976 को। आधुनिक टीवी चैनल्स के नाम बताइए। ये सब आप जानते ही हैं, CNN, BBC, आज तक, जी न्यूज, स्टार न्यूज आदि। अत्यधिक चैनलों के आने से हमारे सामने क्या परिणाम हुआ? अत्यधिक चैनलों के आने से टेलीविजन समाचार को निष्पक्षता और ताजगी मिली, अर्थात वे कुछ बिल्कुल इम्पार्शल हुए, कभी किसी के फेवर में नहीं झुके, नयापन देखने को मिला, लेकिन पत्रकारिता के मूल्यों और नैतिकता का पतन हुआ। तो इसके सकारात्मक बिंदु ये है और नकारात्मक बिंदु भी है। टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? तो यह बहुत स्वाभाविक सा प्रश्न है कि टीवी के जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं ये अपना चैनल सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और इसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, टीवी के कार्यक्रम के उदाहरण देकर समझाइए। तो इसका उदाहरण है भय, जिज्ञासा, रोमांच के कार्यक्रम पेश करते हैं। ऐसे कार्यक्रम पेश करते हैं जिसमें आपको भय भी हो, जिज्ञासा भी हो कि आगे क्या होने वाला है, साथ ही साथ रोमांच का भी अनुभव होता है। कई बार इसमें बनावट भी शामिल होती है, ज्यादातर बनावट ही शामिल रहती है। धारावाहिकों को अनावश्यक लंबा कर दिया जाता है। आभासी दुनिया की रचना की जाती है, जो सत्य नहीं होती उस तरह की दुनिया को रच लिया जाता है। हास्य के नाम पर फूहड़ता उत्पन्न करना, और जो समझदार होते हैं वे समझ जाते हैं, लेकिन जो बच्चे आदि होते हैं वे इस हास्य और फूहड़ता में अंतर नहीं कर पाते। तो इस प्रकार अपने कार्यक्रम को सफल करने के लिए निजी चैनल्स इस तरह के कार्य भी करते हैं। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने सही या गलत का निशान लगाते हुए उसकी पुष्टि के लिए उदाहरण भी आप ही को देने हैं। यहाँ पर ये सॉल्व नहीं किए गए हैं, आपको स्वयं पढ़ना है पिछले वीडियोस के आधार पर और इस वीडियो के भी आधार पर। संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है, सही है या गलत यह आप देखेंगे। केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ, इससे पहले संचार संभव नहीं था। क्या यह सही है, क्या यह गलत है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम हैं कि वे राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली सशक्त संचार माध्यम है। इन चारों बिंदुओं के उत्तर आपको स्वयं देने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ, यह बिंदु समझ में आए होंगे। आप इस पर ध्यान केंद्रित करें।